एहसास आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आईसीजे के अगर देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज इन्फोर्समेंट रहा है। क्या समझते हैं यहाँ पर क्रेडिबिलिटी उसी सूरत में आएगी जब कुछ इन्फोर्स करवा सकें या फिर दीगर फैक्टर्स भी? देखिए अलीना, सबसे पहले बात तो यह है कि 2019 का मंसूबा है चाइना का। बीजिंग में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर ये आइडिया दिया गया था IOMED का, और उसके बाद हमने देखा कि 20 से 19 से पहले भी और अब तक अगर देखा जाए तो चाइना ने दुनिया के 8 जो बड़े तनाज़ात हैं उसमें कोई ना कोई मीडिएशन का रोल ख़ुद से इंडिविजुअली अदा करने की कोशिश की है। एक का जिक्र यहाँ पर हो चुका है, जो चीन ने मीडिएशन कराने की कोशिश की ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, लेकिन मेरे ख्याल में उससे भी जो बड़ा रोल चीन ने अदा करने की कोशिश की वो नॉर्थ कोरिया का जो जौहरी प्रोग्राम है उसमें जो 6 अफ्रीकी मुज़ाकरात हुए थे उसमें चीन ने एक रोल अदा करने की कोशिश की थी। फिर उससे साथ अगर आप जोड़ लें, इस रीजन की बात करें तो चीन ने बहुत बड़ा इंटरेस्ट लिया अफ़गानिस्तान में पीस करवाने के लिए, और यहाँ पर मीडिएशन मुख्तलिफ ग्रुपों में करवाने की इन्होंने कोशिश की। बल्कि अभी रिसेंटली तो आपको पता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की उन्होंने मीटिंग करवाई। तो अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो 8 के करीब ऐसे आलमी तनाज़ात हैं जहाँ पर चीन ने कोई ना कोई मीडिएशन का रोल ज़रूर प्ले करने की कोशिश की है। रशिया और यूक्रेन के मामले में भी इन्होंने मुज़ाकरात की हिमायत की और बहुत सारी इस पर बातें की जा सकती है। लेकिन ये जो मीडिएशन का रोल था चीन का, ये ख़ास जो 2 अफ्रीकी मुमालिक के दरमियान था, लेकिन अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया है एक ग्लोबल फोरम के तौर के ऊपर, जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अभी हांगकांग में। और हांगकांग की जो जगह है ये भी बड़ी अहम है। ये एशिया को भी रिप्रेजेंट करती है और यूरोप के दरमियान भी एक ब्रिज है जो कि हांगकांग है, और इसमें हांगकांग की अपनी इकॉनमी का भी बड़ा मामला है। आपको पता है हांगकांग के अंदर इकॉनमी का और उसकी रेलेवेंस का ग्लोबल इकॉनमी से बड़ा उसके बड़े कंसर्न उठाए जाते थे। तो चीन ने एक तीर में 2 तीर शिकार किए हैं। पहला उन्होंने ऑब्जेक्टिव ये लिया है कि उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एक आलमी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे नॉन वेस्टर्न ग्लोबल नॉर्थ के मुमालिक के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन मुतारिफ करवाई। और आप देखिए UN के जो बजट की जब बात होती थी, असल बात होती है कि बजट डिटरमिन करता है कि क्या करेगा। इनका जो बजट है वो 60% चीन पे करेगा। ज़ाहिर है चीन का ही एक आइडिया है, लेकिन इब्तदाई जो बजट है $50 मिलियन का, उसमें से जो बड़ी रकम है वो 500 के करीब जो सफारतकार हैं उनकी तरबियत के लिए खर्च कर रहा है चीन। और ये जो 500 सफारतकार हैं ये 30 ममालिक के हैं जो इब्तदाई तौर पर इनके साथ हैं। दूसरी तरफ इस वक्त जब चीन ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है, इंटरनेशनली एक पोलराइज्ड माहौल है। अमेरिका ने अपनी जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है डोनाल्ड ट्रंप के अंडर कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर। यूक्रेन के मामले पे यूरोप को अमेरिका ने तनहा छोड़ दिया। यूरोप के अंदर भी इन फाइटिंग एक जारी है खामोशी से। वहाँ पर फ्रांस चाह रहा है कि वो लीड का रोल प्ले करे। जर्मनी की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और रेलेवेंस है। तो वहाँ पर भी एक रेनेसांस का एक इन फाइट या विद इन दी यूरोप एक पोलराइजेशन मौजूद है जिसका फ़ायदा चीन ने उठाया है। इसकी रेलेवेंस टाइम साबित करेगा और इसकी रेलेवेंस उसी वक्त आएगी कि जब ग्लोबल जो बड़े एक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे रशिया हो गया या यूरोप के चंद ममालिक, वो इसमें आ जाएंगे। और इस हवाले से चीन जो है वो कोशिश कर भी रहा है और इसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें भी आके छपी हैं कि इन्होंने चीन ने रशिया से भी और दूसरे मालिक से भी बात की है। तो एजाज, आपको क्या तवक्को है, कितनी जल्दी या कब तक ये जो ममालिक हैं ये आ सकते हैं ऑन बोर्ड? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज से पहले चंद साल पहले तक हम चाइना को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के तौर पे डिस्कस करते रहे। आज के दिन से जब ये ऑर्गेनाइजेशन आई है
तो अब हम ग्लोबल मीडिएटर के तौर पे भी उसको डिस्कस करने लग पड़े हैं। अब ये चीन की प्रायोरिटी है। आप देखिए 2007 तक चीन की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बड़ी डिफरेंट थी। 2008 में एक नया रंग लिया। अब नए जो उनके प्रेसिडेंट है सदर जो शी है वो एक आलमी किरदार चीन का पॉलिटिकल किरदार भी बनाना चाह रहे हैं। वो खाली इकॉनमी के ऊपर नहीं रह रहे। तो ये डिपेंड करेगा कि चीन कितनी ज्यादा दिलचस्पी लेता है, कितना ज्यादा बजट लगाता है और कितनी ज्यादा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करता है। ओके, ठीक है। अच्छा फैसल, 2-4 सवाल हमारे। सबसे पहले तो ये बताया आपने कहा रूल बेस नहीं होगी जो अभी तक की इत्तलात हैं उसके मुताबिक, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा, क्या मतलब है इसका? बहुत शुक्रिया। अब ये एक बहुत एक तवील बात होगी, इसलिए मैं उसकी तरफ जा रहा नहीं लेकिन आप मुख्तसर अगर हमें समझा सके जरा, हम ताकि समझ लें। देखिए वेस्ट का एक अपना मिजाज है कि वो हर चीज को जब उस डिस्प्यूट को हल करने की तरफ आते हैं तो वो एक क्रिमिनल होगा और उसको सजा मिलेगी और एक को छोड़ दिया जाएगा, जैसे कि आईसीजे और आईसीसी फैसला करते हैं। लेकिन उस फैसले पे अमल नहीं हो पाता। अमेरिका ने उसके बाद जिम्मेदारी ली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि वो इस तरह के डिस्प्यूट्स में मीडिएटर का किरदार अदा करेगा और जिम्मेदारी लेगा कि उसको इन्फोर्स करे। लेकिन अमेरिका की जिम्मेदारी में एक बहुत बड़ा बग था, वो ये था कि वो 2 डिस्प्यूटेड पार्टीज में से एक के साथ मिल जाता है। यूक्रेन वाले मसले में वो यूक्रेन के साथ था और अब रशिया के साथ है उनका प्रेसिडेंट, और गजा इसराइल में वो इसराइल के साथ है। तो जब आप एक पार्टी के साथ हैं तो फिर आप मीडिएशन नहीं कर सकते। चाइना ने पिछले कई सालों में कम से कम 3 दहाइयों में उसने साबित किया है कि वो किसी भी दो लड़ाई करने वाले ममालिक के साथ मिलकर मीडिएशन के लिए नहीं आता। तो एक ये उसकी गुडविल है। दूसरी आपने ये बात की कि रूल बेस नहीं, वो क्यों मैं कह रहा हूं, वो ये कि देखिए हमारा ट्रेडिशन में, ईस्टर्न ट्रेडिशंस में ये है कि अगर आपका और हमारा कोई डिस्प्यूट है तो जरूरी नहीं है कि जब हमारे आपस में कोई बैठकर सुलह करवाए तो आप शिकस्त खुर्दा हो और या मैं शिकस्त खुर्दा हूं। ये भी हो सकता है कि दोनों हंसी खुशी राजी बाजी मसले को हल करके उठ जाएं, थोड़े बहुत एक हैवी हार्ट के साथ एक थोड़ी सी, जैसे हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स या आर्बिट्रेशन में देखते हैं। जी तो इसका ना कोई इंटरनेशनल मैकेनिज्म मौजूद नहीं था। चाइना ने अब उसका इंटरनेशनल मैकेनिज्म बनाया है। इसके 6-7 ऑफिस हैं। फर्ज करें किसी का पानी का ट्यूब है तो उसको पानी लाइव उसको सैटेलाइट्स की सपोर्ट भी चाहिए ताकि चाइना का एक ऑफिस हो जहां पर दिखाया जा सके कि आप दोनों के पानी यहाँ पर बैठेंगे और इसको रोजाना मॉनिटर करेंगे। एक और बड़ी अहम बात जो आपने सवाल किया था एक और हमारे दोस्त से कि ये अगर वेस्ट इसको नहीं मानेगा, आप देखिए वेस्टर्न मेंबर्स अगर नहीं भी आते लेकिन इस तरह की बॉडीज जो हैं जो इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर हैं, इसमें जो ममालिक इसके मेंबर बन जाएंगे, आप फर्ज करें देखें इसका सूडान मेंबर बन गया, अगर मिस्र भी बन जाता है और इनके दरमियान दरिया नील के ऊपर कोई आपस में तनाजा है, ये दोनों वहां अपना मसला हल कर लेते हैं तो वेस्ट ना भी आए तो क्या फर्क पड़ेगा। आप देखें कि इनका ट्रस्ट बिल्ड होगा। करेंसी और मीडिएशन, ये 2 चीजें वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जब आप कहते हैं कि बड़े ममालिक या मगरिब ना आए तो जी। अच्छा बेनज़ीर कुछ ऐड करना चाह रही हैं, उनकी भी बात ले लूं फिर मैं आपके पास आती हूँ, मजीद भी बात है। दरमियान में हम दरमियान में आपसे जरा रहनुमाई लेते रहेंगे क्योंकि आपका अबूर भी है इस चीज के ऊपर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि करेंसी और मीडिएशन ये दोनों चीजें सिर्फ ट्रस्ट पर चलती हैं। जब तक करेंसी पर ट्रस्ट है वो काम करेगी, ट्रस्ट खत्म तो सारी करेंसी की वैल्यू खत्म। इसी तरह मीडिएशन भी है। चाइना ने पिछले 30 साल में अपना ट्रस्ट डेवलप किया है आपके ख्याल में? ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया फैसल। बेनज़ीर अलिया, देखिए मेरी राय में एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त दुनिया में जो है वो ह्यूमन राइट्स का भी है और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उनकी कुछ बहुत अहम रूलिंग है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। हमने अभी देखा गाज़ा पे जो उनकी रूलिंग आई, ठीक है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई लेकिन एक बड़ी अहम रूलिंग थी, एक बहुत अहम डेवलपमेंट थी। इस तरह हमने बोस्निया के हवाले से भी और भी बहुत सी होंगी, अगर रीमा होती तो यहाँ पे तो वो आई एम श्योर डिटेल में बताती। तो ये जो भी अदालत बनने जा रही है चाइना की तरफ से, इसका ये भी टेस्ट होगा कि वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से और इन इश्यूज पे जिस पे कहा जाता है कि चाइना इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देता, उनको कैसे टैकल किया जाता है और उनपे उन हवाले से किस किस्म की रूलिंग्स आती हैं क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। अच्छा, यहाँ पैनल पे किसी ने कहा था कि अगर मगरिब नहीं एसोसिएट होता है, मगरिबी ममालिक इसमें नहीं आते तो फिर क्रेडिबिलिटी या रेजोल्यूशन मुतासिर हो सकती है। अमर साहब ने कहा था। हाँ, जी देखिए उसमें क्योंकि
ज़ाहिर है जब आप डिस्प्यूट होते हैं तो डिस्प्यूट्स में कौन से ममालिक नॉर्मली आते हैं? एक तो अभी बात हुई रूस और ईरान का एक पुराना जो है तनाज़ा था, वो रिजॉल्व हुआ। इंटरेस्टिंगली 70s में चाइना और अमेरिका को करीब लाने में किसने रोल प्ले किया? वो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया था उसमें। और आज सूरत हाल ज़ाहिर है कोल्ड वॉर के बाद सूरत हाल में बड़ी तब्दीली आई है उसमें। और जिस तरह अभी बात भी हुई है कि चाइना ने अब पहली मरतबा चाइना पिछले चंद साल में प्रोएक्टिव नज़र आता है। वो चाइना नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि चाइना के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आई हैं कि पिछले कुछ सालों में 30 साल में चाइना ने अपना ट्रस्ट डेवलप किया है एज अ मीडिएटर दुनिया के सामने। तो ये क्या रिफ्लेक्ट ये बात करता है कि मगरिब अगर इसके साथ एसोसिएट या एफिलिएट नहीं करता तो कोई मसला नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं लूज करेगा ये मीडिएशन फोरम अपना फैसल। देखिए रूस जैसे ईरान और सऊदी अरब को मिलाया, जाहिर है उसमें मगरिब का बिल्कुल इंटरेस्ट। असल चीज ये होती है कि आप अपना कॉन्फिडेंस दुनिया पे कैसे एस्टैब्लिश करते हैं। ये चाइना का टेस्ट होगा और ये इस नए ग्रुप का अच्छा टेस्ट की आप बात करें, एक और चीज है फैसल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं हो जाएगा? ये अभी पॉइंट आउट यहाँ पे हुआ बेल्ट एंड रोड के जो सारे के सारे मसले हैं उसके अंदर। देखिए जब भी वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होता है तो जो इमर्जिंग पावर होती है वो सबसे पहले रीजनल पॉलिटिकल ऑर्डर अप्लाई करती है। ठीक है। तो ये रीजनल पॉलिटिकल ऑर्डर अप्लाई करने की तरफ चाइना का बहुत बड़ा स्टेप है। बिल्कुल हमारे दोस्त सही बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ उसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि देखिए अगर जैसे स्टेप बाय स्टेप अपने रीजन में चाइना डिस्प्यूट रिजॉल्व करता जाएगा या एट डिस्प्यूट्स की जो काइनेटिक फॉर्म है जिसमें कि जाने जा रही हैं वो उसको कम करता जाएगा तो ये फिर क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ठीक है। रीजनल पॉलिटिकल ऑर्डर अप्लाई करने की तरफ एक और स्टेप है। ओके ठीक है जी।